दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रजापति चंदन वर्क क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। राजन सीरीज की सेकंड सेमेस्टर की जो श्रृंखला जारी है, उसी के अंतर्गत हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश की स्थापना किसने की? यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पाल वंश की स्थापना, एक वंश है, इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आप देखेंगे कि इसमें विकल्प दिया गया है धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, गोपाल और देवपाल। 4 विकल्प दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप देखेंगे वर्धन साम्राज्य के समय में, तो यहाँ पे जो पाल वंश था यह खास करके बंगाल में है, बंगाल, और पाल वंश बंगाल में था। देखेंगे जिस समय शशांक की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैलने के बाद आप देखेंगे कि वहां के लोगों ने, जो वहां का एक स्थानीय व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, गोपाल को यहाँ का शासक बनाया। तो इस प्रकार देखा जाए तो गोपाल का नाम था, तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दशावतार मंदिर पूछा जा रहा है कि दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? 4 विकल्प दिया गया है, भूमरा, देवगढ़, खजुराहो, भीतरगांव। तो आप देखेंगे जो दशावतार मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। यह मंदिर जो बना है गुप्त काल में। दशावतार मंदिर गुप्त काल में बना है, गुप्त काल में। और यह आपके उत्तर प्रदेश के यूपी के ललितपुर जिले में है। ललितपुर, ललितपुर में देखेंगे आप लोग तो देवगढ़ में यह जो है स्थित है। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। आप देखेंगे तो यह जो दशावतार मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए इसको बनाया गया है। तो यह देवगढ़ में है और विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? कब बना? अब आप देखेंगे यहाँ पे सल्तनत काल से क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है तो जो दिल्ली का शासक था गयासुद्दीन बलबन, वह सम्राट या सुल्तान कब बनता है? आप देखेंगे विकल्प है 1209 में, 1210 में, 1211 में, 1266 ईस्वी में। तो आप देखेंगे कि बलबन जो था इसका पूरा नाम था बहाउद्दीन। बलबन का जो नाम था इसका नाम था बहाउद्दीन। बलबन का आप देखेंगे, बलबन का नाम था बहाउद्दीन, इसका जो नाम था। और यह देखेंगे गद्दी पे बैठता है तो गद्दी में बैठता है 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में यह जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसका नाम था बहाउद्दीन बलबन और बलबन के नाम से इसे जाना जाता था। 40 चालीसा का यह सदस्य था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिल्ली में लोदी वंश स्थापना की। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दिल्ली की गद्दी पर, जो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किए थे, इसमें देखेंगे गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आप देखेंगे तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंतिम वंश जो था वह था आपका लोदी वंश। तो पूछा जा रहा है लोदी वंश का कौन सा शासक था जो
इस वंश की स्थापना की या प्रथम पहला राजा बना था। तो कहा जाता है जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था और सैयद वंश का आप शासक देखेंगे, सैयद वंश का शासक था मोहम्मद शाह। देखेंगे इसके लोदी वंश के पहले दिल्ली पे जो गद्दी थी सैयद वंश। तो सैयद वंश में देखेंगे एक शासक हुए थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा था। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा था और मोहम्मद शाह का पुत्र था, देखेंगे आप लोग मोहम्मद शाह का पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब देखेंगे दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन अहमद शाह बनता है। लेकिन अलाउद्दीन अहमद शाह का जब वजीर था, वजीर था हामिद खान, हामिद खान। और हामिद खां से देखेंगे अलाउद्दीन जो राजा था इसका वजीर था हामिद खां। तो इससे जो है विवाद हो जाता है और विवाद होने के कारण अलाउद्दीन आलम शाह जो था यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी छोड़कर यह बदायूं चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यह कहां चला जाता है, बदायूं। यह बदायूं चला जाता है। जब बदायूं चला जाता है तो एक संग्राम में बहलोल लोदी के द्वारा हामिद खां को मार दिया जाता है और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह के पास बहलोल लोदी संदेश भेजता है कि आपके पिता, मतलब ये कहा कि मैं जो है हामिद खां को मार दिया हूं और आप आके दिल्ली की गद्दी संभाल लीजिए। तो यह समय अलाउद्दीन आलम शाह ने कहा कि मेरे पिता अर्थात मोहम्मद शाह आपको अपना पुत्र कहा था, इसलिए मैं आपको अपना भाई मानता हूं और दिल्ली की गद्दी मैं आपको सुपुर्द करता हूं, दिल्ली पर आप शासन करिए। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूछा जा रहा है तालीकोटा का युद्ध हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कहां पे हुआ। तो यह देखेंगे दक्षिण भारत में हुआ था और यह देखेंगे आप लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। माना बहमनी साम्राज्य उस समय टूट चुका था 5 भागों में। तो आप देखेंगे इसमें जो था एक तो था आपका विजयनगर, इसमें दो तालीकोटा के युद्ध में 2 पक्ष थे, तालीकोटा या तालीकोटा कोट का युद्ध। यह युद्ध हुआ था देखेंगे आप लोग 1565 ईस्वी में। यह 2 पक्ष थे, एक पक्ष आप देखेंगे विजयनगर था, विजयनगर, और दूसरा जो पक्ष था वह था अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, 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 बीदर, बीदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 ठो जो था मुसलमान राज्य थे और एक जो था हिंदू राज्य था। तो इन्हीं दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में देखेंगे आप लोग रामराय मारा गया। तो यह जो तालीकोट का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध हुआ था यह 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की
शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? आपसे पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य, जो देखेंगे तुगलक वंश के समय में बना था। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था? यहाँ पे दे रहा है कि 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत और 30 प्रांत। तो आप देखेंगे कि प्रांतों की संख्या जो थी यह विजयनगर साम्राज्य में 6 थी और प्रांतों के शासक को नाइक के नाम से जाना जाता था। नाइक, नाइक या इसी को राज्यपाल कहा जा सकता है, नाइक के नाम से जाना जाता था। और सबसे अधिक जो प्रांतों की संख्या देखी जाए तो सबसे अधिक जो प्रांतों की संख्या थी यह कृष्ण देव राय के समय में थी। कृष्ण देव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। ठीक, मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, तो नायक के नाम से जाना जाता था। प्रांतों की संख्या सबसे अधिक किस शासक के काल में थी, तो कृष्णदेव राय के काल में थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार है। ऑप्शन दिया गया है गोलाकार, चपटा, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी का आकार आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे होगा गोलाकार। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। कहा जा रहा है कि जो भारत में वर्षा होती है जून जुलाई में, जो वर्षा ग्रीष्मकाल मतलब जून प्लस जुलाई, जून जुलाई में जो वर्षा होती है यह भारत में होने का मुख्य कारण क्या है? तरह की चक्रवात है, मानसूनी हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वह मानसूनी हवाओं से होती है और मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती है। और यह हवाएं जो है 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चला करती हैं। मतलब ये मौसमी हवाएं हैं, मौसम के अनुसार इनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। 4 विकल्प दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी इमारत है जिसको विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में शामिल किया गया है। तो देखेंगे कुतुब मीनार होगा, ये जो होगा कुतुब मीनार है। दूसरा ताजमहल है, तीसरा हवा महल है, चौथा जामा मस्जिद है। तो आप देखेंगे विश्व के जो आश्चर्यजनक है उसमें आप देखेंगे ताजमहल को शामिल किया जाता है। और ताजमहल आप लोग देखेंगे तो ताजमहल की स्थापना जो की गई थी वह की गई है आगरा में। ताजमहल आगरा में की गई है और यह आप देखेंगे 1632 ईस्वी में बनना प्रारंभ किया गया था। और शाहजहां के काल में यह बना था। शाहजहां यह मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो घाटी गहरी होती है और सकरी होती मतलब पतली घाटी होती है जिसका ढाल खड़ा होता है, किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिया गया है विसर्प, हिमूल, गाज और इसके बाद दिया गया है भृगु। देखेंगे यहाँ पे विसर्प है, गार्ज है,
भृगु है और हिमोल है। तो देखेंगे विसर्प जो बनता है यह बनता है मैदानी क्षेत्र में नदी द्वारा, विसर्प नदी द्वारा बनेगा। भृगु देखेंगे समुद्र द्वारा, हिमोल जो बनेगा हिम नदी द्वारा, और गार्ज जो बनता है यही सकरी और गहरी घाटी के रूप में बनता है, और इसी को कहा जाता है, गार्ज को कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैनियन, इसको कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूर्णिमा में, पूर्णिमा से होगा, पूर्णिमा से अमावस तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। यहाँ पे जिस समय पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा मतलब होता है फुल मून, और फुल मून से जब अमावस तक के बीच की यात्रा में जिसमें चांद थोड़ा थोड़ा घटता जाता है, उसको किस नाम से कहा जाता है? उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे पूर्णिमा से और अमावस के बीच जो चांद घटता जाता है इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। इसी को अपने भाषा में अंधेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। 4 विकल्प दिया गया है, क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी का कोड है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, पहला क्रोड है, दूसरा मेंटल है, तीसरा भूपर्पटी। तो जैसे देखेंगे आप लोग, इसको बांटा गया है इस प्रकार से। तो ये जो ऊपर वाली भाग है, ऊपर वाला भाग, इसी को बोला जाता है भूपर्पटी या क्रस्ट। इसको बोला जाता है भूपर्पटी, भूपर्पटी, इसी को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी परत है, दूसरी परत को बांटा जाता है, यह वाली परत जो है इसे बोला जाता है मेंटल, मेंटल। और यह, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, खास करके ऊपरी, ऊपरी मेंटल ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और यहाँ पे देखेंगे इस वाले भाग को, इसको बोला जाता है, संयुक्त रूप से इन दोनों भागों को बोला जाता है क्रोड। इसको प्लस इसको, दोनों को संयुक्त रूप से क्रोड के नाम से जाना जाता है, क्रोड। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वाह्यतम क्रोड, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा, पृथ्वी के केंद्र को क्रोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। आपसे गैस दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन गैस जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। विकल्प 1 में दिया है 1%, विकल्प 2 में दिया है 21%, विकल्प 3 में दिया गया है 78% और विकल्प 4 में दिया गया है 16%। तो देखेंगे सबसे अधिक जो पाया जाता है 78%, जो 78 है यह तो नाइट्रोजन पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हो जाएगा। यह 21% जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा, उत्तर सही होगा आपका
21%। अगला क्वेश्चन, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूची है। पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कुल जो है अनुसूचियां हैं। और यह सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द और मेंशन किया है कि कहा कि जब भारत का संविधान बना था, मतलब हमारा जो मूल संविधान है जिसको हम 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे, कहा कि उस मूल संविधान में जो अनुसूची है, अनुसूची की संख्या कितनी है। आप देखेंगे विकल्प में तो कह रहा है कि 8 है, इसके बाद कह रहा है कि 10 है, इसके बाद कह रहा है कि 12 है, और इसके बाद कह रहा है 15 है। तो अब बताइए आप लोग, तो देखेंगे हम लोग कि जब भारत का संविधान बना था, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय अनुसूची जो थी, अनुसूची की संख्या 8 थी। भारत के मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 है, और वर्तमान में आगे बढ़कर वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में मूल अनुसूची की संख्या 12 है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का संविधान है, मतलब भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मूल अनुसूची, अनुसूची, मूल अनुसूची, अनुसूचियां 8 हैं। वर्तमान में, वर्तमान में संविधान में, संविधान में अनुसूची, अनुसूची की संख्या, अनुसूची की संख्या 12 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मूल संविधान आपसे पूछा जाए तो मूल संविधान में जो है अनुसूचियों की संख्या कुल 8 है, और बाद में देखा जाए तो बाद में इनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक शासक हुए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस वंश में सबसे अधिक शासक हुए, सर्वाधिक शासक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको, अगर आपसे सर्वाधिक शासक पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासक, यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक, यहाँ पे शासक पूछ रहा है कि किस वंश में सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा शासन किया गया। अगर आपसे यह पूछता कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सर्वाधिक शासन किया, अगर यहाँ पे शासन होता तो आप शासन देख लीजिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में सल्तनत में सर्वाधिक, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक, समय तक शासन किया, तो यहां पे आपका उत्तर होगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया। और वह वंश, तो देखेंगे वंश पूछेगा, अगर वह वंश या वंश, आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक वंश शासन किया है वह किया है तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश है। अब देखेंगे तुगलक वंश कब से कब तक शासन करता है, तो तुगलक वंश आप लोग देखेंगे कि यह 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक शासन करता है। कुल मिला के देखेंगे ये लोग 94 वर्ष तक, 94 वर्ष तक यह शासन करता है।
लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, या ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक शासक हुए कि किस वंश में सबसे अधिक शासक हुए थे, तो उत्तर आपका हो जाएगा सर्वाधिक शासक जो हुए थे वह हुआ था गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसी को कहा जाता है दास वंश। दास वंश, गुलाम वंश या फिर दास वंश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सर्वाधिक शासक पूछा जाए तब हो जाएगा गुलाम वंश। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में कौन सा वर्ग शासन किया, अगर शासन पूछेगा तब हो जाएगा आपका तुगलक वंश। तो अगर शासक के दृष्टि से देखा जाए, यहाँ पे शासक के दृष्टि से सर्वाधिक शासक, तो सर्वाधिक शासक हुए थे दास वंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। यहाँ पे प्रयाग में एक राजा की प्रशंसा लिखी गई है और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है देखेंगे आप लोग हरिसेन हैं। तो पूछा जा रहा है कि हरिसेन के द्वारा जो प्रकार प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है यह किस शासक के बारे में लिखी गई है, किस शासक की इसमें प्रशंसा लिखी गई है। विकल्प दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। अब इसमें से आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किस शासक से संबंधित है। आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है और प्रयाग प्रशस्ति के जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो हैं वह हरिसेन हैं। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जो था इसका संस्थापक कौन था। विकल्प दिया गया है फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खाने जहां मकबूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन व्यक्ति है। तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वह है, आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक को देखेंगे, इसको जो है मलिक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को इसको मलिक गाजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने नारा दिया था, इसका नारा था इस्लाम खतरे में है। इसका नारा था इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है, खतरे में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था। यह कह रहा है कि जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश में कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य था, कौन सा हिंदू, यहाँ पे पूछा है प्रथम हिंदू राज्य कि राज्य जो था किस राज्य का जो प्रथम हिंदू राज्य था वह बना है। कह रहा है कि जो तुगलक काल में कौन सा पहला राज्य था कि जो अस्तित्व में आ गया, जिसका निर्माण हो गया। यहाँ पे देखेंगे वारंगल दे रहा है, भद्रा दे रहा है, देवगिरी दे रहा है और विजयनगर दे रहा है। तो आप देखेंगे जो पहला शासक, जो पहला हिंदू राज्य था
वह तो माबर था, माबर, माबर। तो माबर विकल्प में नहीं होने के कारण दूसरा जो है विजयनगर है वो आपका होगा विजयनगर। ये विजयनगर की स्थापना आप लोग देखेंगे 1336 ईस्वी में, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर, हरिहर और बुक्का, बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो विजयनगर की स्थापना देखेंगे 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक चीनी यात्री हैं जिनका नाम है ह्वेनसांग, यह भारत में आए थे, तो इनका उद्देश्य क्या था। तो आप देखेंगे ये जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे यह आए थे, आप देखेंगे 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में आए थे और 600 आप देखेंगे तो 643 ईस्वी तक यह भारत में रहे, लगभग 15 वर्ष रहे, भारत में 15 वर्ष यह जो है रहे हैं। और यह जिस आए थे उस समय भारत का जो शासक था, भारत का सम्राट था हर्षवर्धन। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह चीनी यात्री किसके शासनकाल में आए थे। तो ये आए थे हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन, यह हर्षवर्धन के काल में आए थे। अब कह रहा है कि इनके आने का मेन उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, चीन भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। इसमें से विकल्प पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। हमारे हिसाब से तो यही पहला विकल्प सही होगा कि यह जो आया था बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतियां थी, उस समय किताबें थी, उनको प्राप्त करने के लिए यह आया था। विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के दक्षिण पठार, भारत के दक्षिण पठार अधिकांशतः बने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो दक्षिण का पठार है वह किनसे बना है। परतदार शैलों से, आग्नेय शैलों से, रूपांतरित शैलों से, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे शैल जो 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तीनों प्रकार का शैल दिया है। आग्नेय शैल होता है, परतदार शैल होता है और रूपांतरित शैल होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो आपका दक्षिण का पठार है, यह वाला क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र, यह जो है पठार, दक्षिण का पठार जो है यह किससे बना है, किन शैलों की इसमें अधिकता पाई जा रही है। तो उत्तर होगा यहाँ पे देखेंगे आग्नेय शैल, उत्तर होगा आपका आग्नेय शैल। ये जो भारत का पठार है यह आग्नेय शैलों से बना है। और आग्नेय शैलों में देखा जाए तो आग्नेय शैल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनाइट होता है, दूसरा बेसाल्ट होता है। तो इसमें जो अधिकता पाई जाती है बेसाल्ट की, बेसाल्ट चट्टानों से, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी किस ग्रंथ की रचना की। यहाँ पे अल बरूनी के ग्रंथ की बात कर रही है, हो रहा है कि भारत में अल बरूनी के ग्रंथ का क्या नाम है। किताब उल रेहला, शाहनामा और इसके बाद दे रहा है राज तरिंगड़ी। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यह जो किताब उल रेहला है, तो रेहला आप लोग देखेंगे लिखा गया है, यह लिखा गया है
इब्न तूता के द्वारा। यह किसकी बुक है? इब्न तूता की है। रेहला जो है यह किसकी है? इब्न तूता की है। इब्न बतूता, इब्न बतूता यह किसके समय में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। शासक कौन था इस समय? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसे आप लोग देखेंगे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। बाद में जब सुल्तान से उठ गया तो इसे जो चीन का राजदूत बना के भेज दिया। अब देखेंगे इसकी जो रचना हो गई इब्न तूता की हो गई, किताब उल रेहला हो गई, रहला। आप देखेंगे दूसरा जो राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कश्मीर का इतिहास है। राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के राजवंशों की इसमें जो चर्चा की गई है। और कश्मीर ये जो राज तरंगिणी के लेखक हैं इनको को बोला जाता है कल्हड़। कल्हड़ हो जाएंगे। अब आप देखेंगे शाहनामा, तो शाहनामा देखेंगे आप लोग, शाहनामा जो है यह फिरदौसी की रचना है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। फिरदौसी, तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है और कहा जाता था इसी को लिखने के लिए शासक के द्वारा कहा गया था कि आप इस ग्रंथ को पूरा करिए, इसके लिखने के लिए मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। लेकिन जब ये लिखा गया था तो इसको चांदी की मुद्रा भेंट की गई और यह लेने से मना कर दिया था। सोने की मुद्रा उस समय भेजी गई थी जिस समय इसका जनाजा निकल रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो वह जो है मुद्रा इसके किसी काम में नहीं आई। अल बरूनी की जो रचना है वह किताब उल हिंद है। तो ध्यान दीजिएगा कि अल बरूनी की रचना आपसे पूछ रहा है तो किताब उल हिंद है। इस प्रकार से विकल्प डी आपका सही होगा। तो आप ये जानते रहिएगा कि किताब उल रेहला की रचना या रहला की रचना इब्न तूता की है, राज तरंगिणी कलहर की है, शाहनामा फिरदौसी का है और किताब उल हिंद जो है यह अल बरूनी की है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था या किस स्थान का यह गवर्नर था? आपको विकल्प दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जिस समय यह मौर्य वंश से बात हो रही है, तो जिस समय बिंदुसार की मृत्यु होती है उस समय अशोक राज्यपाल था। तो आप देखेंगे यह जो बिंदुसार था यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह पुत्र किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और सम्राट अशोक का और अशोक का पिता था। अशोक का पिता था। तो आप देखेंगे कि जिस समय बिंदुसार की मृत्यु होती है तो बिंदुसार के मृत्यु के समय यह उज्जैन का राज्यपाल था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहां कहां का राज्यपाल था, तो ध्यान दीजिएगा अशोक दो स्थानों का राज्यपाल था। अशोक एक था उज्जैन का और दूसरा था तक्षशिला का। तो अशोक बिंदुसार के समय, बिंदुसार के शासन काल में शासन काल में तक्षशिला तक्षशिला और उज्जैन
उज्जैन का राज्यपाल था, राज्यपाल था। लेकिन मृत्यु के समय आपसे पूछेगा तो मृत्यु के समय यह था उज्जैन का, मृत्यु के समय। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन किन स्थानों का अशोक राज्यपाल था पिता के समय में, तो वह था तक्षशिला का और दूसरा था उज्जैन का। आप देखेंगे जिस समय तक्षशिला में विद्रोह होता है तो वहां का राज्यपाल अशोक को नियुक्त किया जाता है और वहां का विद्रोह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार अशोक दो स्थानों पे था, एक तक्षशिला में था और उज्जैन में था, लेकिन पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल में हुनों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यहाँ पे देखेंगे चार ठो विकल्प दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस शासक के काल में हुनों के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया। विकल्प दिया गया है यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंद गुप्त। अगर विकल्प में आपका स्कंद गुप्त होता तो यह होता, लेकिन विकल्प में स्कंद गुप्त ना होने के कारण इसका करीबी जो शासक था यह था कुमारगुप्त। तो यहाँ पे कुमारगुप्त के समय में हुनों का जो है प्रथम बार आक्रमण हुआ है। विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो हुनों का आक्रमण हुआ है यह हुआ है कुमारगुप्त के शासनकाल में। तो यहाँ पे आके हमारा जो है एमसीक्यू पूरा होता है और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।